नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीच। क्लास 6 हिस्ट्री का 11th या लास्ट चैप्टर कह दूं मैं, इमारती चित्र तथा किताबें हम शुरू करेंगे। इस अध्याय में हम प्राचीन काल की विभिन्न इमारतें, जिसमें स्तूप, मंदिर, उनका निर्माण, उनकी शिल्प कला, कुछ दीवारों पे बने चित्र, गुफाओं में बने चित्र और पुस्तकें। कहने का तात्पर्य यह है बेटा, ये चैप्टर नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेस क्लियर करेगा एंशिएंट हिस्ट्री में किस तरह की इमारतें थी, बिल्डिंग्स किस तरह की थी, पिक्चर्स कैसे थे, है ना, ड्राइंग वगैरह जो है पुराने जमाने में कैसे थी। जो बुक्स हैं, जो प्राचीन काल की महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे जो सिलेबस में दिया है, या उससे एक या दो ज्यादा। इस किताब इस चैप्टर की शुरुआत जो हो रही है मेहरौली के लौह स्तंभ से। दिल्ली के अंदर एक चित्र में जो बताया जा रहा है, आपको पिलर नजर आ रहा है, ये लौह स्तंभ है, लोहे का बना हुआ। यहां से शुरू करते हैं। देखिए ये कहां स्थित है कि दिल्ली में स्थित है ना, दिल्ली के मेहरौली में लौह स्तंभ की बात कर रहे हैं हम। दिल्ली के मेहरौली जगह का नाम है कि कुतुब मीनार परिसर। अगर आपने कुतुब मीनार देखी हो, दिल्ली गए हो, कुतुबुद्दीन अकबर द्वारा बनाई गई थी, ये तो उससे काफी पहला है ना, बहुत पहले की बात है। दिल्ली के मेहरौली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित यह लौह स्तंभ, कुतुब मीनार परिसर में स्थित यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्प कला, स्कल्पचर, भारतीय शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। कहने का मतलब यह है कि बहुत गर्व करने लायक यह लौह स्तंभ है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे जो पुरखे थे वो इस तरह का शिल्प जानते थे। कितना बढ़िया लौह स्तंभ उन्होंने उस समय वहां पर स्थापित करवाया। अब इसकी विशेषता क्या है? एक तो इसकी जो हाइट है वो 7.2 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो है बेटा 7.2 मीटर, और इसका जो वजन है वो है 3 टन। इतना भारी और इतना ऊंचा लौह स्तंभ उस जमाने में, जब हम आज इंजीनियरिंग वर्क पे प्राउड करते हैं, आप देखिए उस समय का इंजीनियरिंग वर्क कितना अच्छा होगा। क्योंकि उसके बारे में हमें ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते, हमारे पास ज्यादा सबूत नहीं, लेकिन जो है वो गर्व करने लायक है। इसकी विशेषता क्या है? इस लौह स्तंभ की विशेषता लौह स्तंभ की विशेषता है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। जंग नहीं लगा है। आपको पता है जो लोहे की चीजें होती है वो बारिश के, हवा के, वायु के संपर्क में आते ही, पानी के संपर्क में आते ही जंग पकड़ लेती है। लेकिन ये जो स्तंभ है ना, इसकी अद्भुत विशेषता है कि इस पे आज तक जंग नहीं लगा है। सदियों से दर्शक बना हुआ है, आने जाने वाली सदियां, लोगों को इसने देखा है, कई युग परिवर्तन हुए हैं। ये जैसा का जैसा खड़ा है। आप देखिए इस पर किस प्रकार का रासायनिक लेप किया होगा, आज तक इस पे जंग नहीं लगा। इसने न जाने कितने तूफान सही होंगे, आंधियां सही होगी, बारिश का पानी सहा होगा, है ना, तेज हवाएं सही, तेज धूप सही होगी, ठंड सही होगी। ये है भारतीय शिल्प कला प्राचीन काल की। देखिए इसके ऊपर एक लेख खुदा हुआ है जिसमें किसी चंद्र नाम के राजा का वर्णन है ना। तो लौह स्तंभ पर खुदे अभिलेख से यह पता चलता है, लौह स्तंभ पर खुदे अभिलेख से यह पता चलता है
कि इसका निर्माण चंद्र नाम के किसी राजा ने करवाया था। चंद्र नाम के किसी शासक ने करवाया, संभवतः वह गुप्त वंश का रहा होगा। ऐसा इसके ऊपर जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि इसका निर्माण किसी चंद्र नाम के राजा ने करवाया और हो सकता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय हो, ऐसा माना जाता है। देखिए, दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में एक लोह स्तंभ खड़ा है जो अपनी विशेषताओं के लिए भारतीय शिल्प कला का अद्भुत नमूना माना जाता है, जिसकी हाइट 7.2 मीटर है, जिसका वजन 3 टन है। और लोह स्तंभ की इस विशेषता है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इस मेहरौली के लोह स्तंभ की। इस पर एक अभिलेख खुदा हुआ है, अभिलेख मिला है, स्रोत से पता चलता है कि किसी चंद्र नाम के राजा ने बनाया। हो सकता है वो गुप्त वंश का राजा। इस अध्याय की शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत। अब हम आगे चलते हैं। इमारतें चल रही हैं, तो ईंटों और पत्थरों की इमारतें अगला जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम देखेंगे ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। और इन इमारतों में सबसे पहली इमारत है स्तूप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। इसकी संरचना भी बताऊंगा मैं, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है थूहा, चूहा नहीं, या टीला। क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको। शब्दों में अगर बात करें तो स्तूप का अर्थ होता है टीला। इसका आकार गोल भी हो सकता है, लंबा, बड़ा, छोटा, कैसा भी हो सकता है। स्तूप का आकार गोलाकार भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। स्तूप के आकार की बात करें, लंबा भी हो सकता है। शाब्दिक अर्थ आकार। जितने भी स्तूप है उसके भीतर एक डिब्बा रखा जाता था। स्तूप के भीतर एक डिब्बा रखा जाता था जिसे धातु मंजूषा कहते हैं। ये आपको शब्द याद रखना है। स्तूप जब बनाए जाते थे तो उसके अंदर एक छोटा डिब्बा रखा जाता था, उसे धातु मंजूषा कहते थे। डिब्बे में क्या होता था, मैं यहां लिख रहा हूं। डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों की, डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष, शरीर के अवशेष, जैसे दांत हैं, हड्डी है, राख है, दांत, हड्डी, या तो उनके शरीर के कोई अवशेष रखे जाते थे या उनसे जुड़ी हुई कोई चीज रखी जाती थी, या उनसे जुड़ी कोई वस्तु, जैसे सिक्का हो सकता था,
उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज, वो सिक्का हो सकता था, पत्थर हो सकता था, आदि रखते थे। हम दूसरा टॉपिक शुरू किया हमने, और टॉपिक का नाम है बेटा स्तूप। कैसा होता है मैं आगे बताऊंगा, आराम से थोड़ा सा सब्र रखिए। सिर्फ अगर शब्दों का, स्तूप का शब्द का देखें तो उसका मतलब होता है टीला या थूहा। आकार गोलाकार हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। स्तूप का जब निर्माण होता था तो उसके भीतर सबसे पहले एक डिब्बा रखते थे। उस डिब्बा को कहते थे धातु मंजूषा। डिब्बे में क्या रखते थे, या तो महात्मा बुद्ध या उसके अनुयायियों, अनुयायी का मतलब उनके फॉलोवर्स थे, उनको मानने वाले थे, उनके शिष्य कह सकते हैं। उनके शरीर के अवशेष, दांत हो सकता था, हड्डी हो सकती थी, राख हो सकती थी, या उनसे जुड़ी कोई भी चीज, सिक्का हो सकता था, पत्थर हो सकता था, ये सब रखते थे। इसका मतलब आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि सर स्तूप का सामान्यतः संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। बिल्कुल सही समझे आप। अगर इतना एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो मजा आ जाएगा। स्तूप का आमतौर पर संबंध बौद्ध धर्म से है, क्योंकि महात्मा बुद्ध या उसके अनुयायी के लिए बनाया गया वो। देखिए इसको, फिर मैं इसको स्तूप को आगे बढ़ाता हूं। स्तूप क्या है? डिब्बा रखा जाता था। अब डिब्बे से आगे चलते हैं, पूरी संरचना में आपको समझाऊंगा। जो पहले पहले जो स्तूप बने वो सिर्फ डिब्बे के ऊपर मिट्टी रख करके बनाए गए, क्योंकि शुरुआत देखिए हर चीज की ऐसी होती है। जो प्रारंभिक स्तूप जो हैं, जो पहले स्तूप थे, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा पर मिट्टी रखकर या ढककर बनाए गए, मिट्टी ढककर बनाए गए, जिसे बाद में ईंटों तथा पत्थरों से ढका गया या बनाया गया। शुरू में सिर्फ मिट्टी डालते थे, बाद में उनको पता चला यार ईंटों से थोड़ा ढांचा बना ले। फिर उनको लगा कि कुछ तराशे हुए पत्थर, तराशे मतलब कलाकारी की हुई पत्थरों से हम इसको बना सकते हैं। तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ। पहले मिट्टी, ईंट, फिर पत्थर। फिर उसके बाद में इसके चारों तरफ जो है इसका डेकोरेशन किया गया, चारों तरफ निर्माण किया गया। तो जो अनुयायी थे वो चारों तरफ, जैसे मंदिर में जाते परिक्रमा देते हैं ना, वैसे तो जो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु सर्कल में अर्थात वृत्ताकार पथ होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक गोल, जो कि स्तूप गोल होता है ज्यादातर, तो गोल गोल घूमने के लिए उसको परिक्रमा पथ सर्कल रूप में होता है, वृत्ताकार होता है। फिर जो प्रदक्षिणा पथ है उसको चारों ओर से रेलिंग से कवर किया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ को चारों तरफ से रेलिंग से घेर दिया जाता है, रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। वेदिका के बाद में क्या है?
वेदिका में एंट्री के लिए प्रवेश द्वार बने एंट्री गेट जिसे तोरण कहते हैं। वेदिका में प्रवेश के लिए या प्रवेश द्वार बने हैं जिसे तोरण कहते हैं। बहुत बढ़िया। और आगे, और ये जो रेलिंग और जो तोरण है उसको मूर्तियों से सजाया जाता है। रेलिंग व तोरण को मूर्तियों से सजाया जाता है। अब आपके यहां पर देखिए, सांची और अमरावती, सांची मध्य प्रदेश में है, अमरावती महाराष्ट्र में। तो दो स्तूपों के नाम दिए हैं, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश और अमरावती का स्तूप महाराष्ट्र। यह हो गया स्तूप के बारे में जानकारी। अब देखिए, शुरुआत हमने की थी धातु मंजूषा से। ये छोटा सा डिब्बा रख दिया हमने। इस डिब्बे को आपने पहले मिट्टी से कवर किया, उसके बाद में ईंटों से बनाया या फिर उसके बाद में पत्थरों से कवर किया गया, तो इसकी साइज हो गई बहुत बड़ी। फिर आपने क्या किया कि इसके चारों तरफ जो ये प्रदक्षिणा पथ है, ये सर्कल रूप में, इसको आपने बढ़िया से रेलिंग से घेर दिया। इसके यहां पर कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, ये हो गई रेलिंग। अब इसमें एंट्री के लिए आपने गेट लगा दिए, ये हो गए तोरण, ये हो गया प्रदक्षिणा पथ, और ये हो गई आपकी रेलिंग, ये हो गया आपका धातु मंजूषा, और ये पूरा हो गया स्तूप। आपको ऐसे समझना है इसको। स्तूप के अंदर जो मुख्य जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहला धातु मंजूषा, उसके बाद में रखा किया जाता था अनुयायियों या भगवान बुद्ध के अवशेष या अनुयायियों का अवशेष या पत्थर सिक्का, जो भी उनकी मान्यता या उनको आस्था से जुड़ी हुई चीजें थी। प्रारंभिक स्तर पर धातु मंजूषा पर किसी मिट्टी को रखकर बनाया गया, जिसे बाद में ईंटों और पत्थरों से ढका गया। उसके बाद में प्रदक्षिणा पथ, चारों तरफ प्रदक्षिणा देने के लिए वृत्ताकार पथ है, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में प्रदक्षिणा पथ को चारों तरफ से स्ट्रक्चर से घेरा जाता है, उसको रेलिंग कहते थे, है ना। और रेलिंग का दूसरा नाम है वेदिका। ये रेलिंग, और रेलिंग को क्या कहते हैं, वेदिका, ये ध्यान रखना आप। वेदिका में एंट्री के लिए प्रवेश द्वार बने एंट्री गेट जिसे तोरण कहा गया, और तोरण को अनेक प्रकार की मूर्तियों से सजाया भी जाता था। दो सांची और अमरावती के स्तूप के उदाहरण है। यह है इस चैप्टर का पहला वीडियो, जिसके अंदर हमने क्या देखा, मेहरौली का लोह स्तंभ और स्तूप की संरचना का विस्तार से वर्णन किया। अब हम दूसरे वीडियो में बात करते हैं और जो दूसरे प्रकार की इमारतें थी, मंदिर, वो कैसे बनाए जाते हैं।